गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारा लेसन 18 चल रहा है ना, अध्याय 18। तो अध्याय 18 में हम पढ़ रहे थे आर्थिक सुधार कार्यक्रमों या नई आर्थिक नीति की विशेषताएं, है ना। तो इसको आज हम समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषता अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण करना है। वास्तव में ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, है ना। कौन कौन से? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये क्या करते हैं? तीनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। इस दृष्टि से आर्थिक सुधार कार्यक्रम अग्रलिखित विशेषताएं इनकी, है ना। तो इसको आज हम समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं उदारीकरण के बारे में, है ना। उदारीकरण क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे, है ना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, हम इन तीनों को विस्तार से हम समझेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम उदारीकरण का अर्थ, कि उदारीकरण आखिर होता क्या है ना। तो उदारीकरण का अभिप्राय सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमों व नियंत्रणों में ढील देने से होता है ना। तो क्या होती है सरकार? उदारीकरण क्या होता है? तो उदारीकरण का मतलब होता है उदार होना, है ना। किसका उदार होना? सरकार का उदार होना। जब सरकार क्या करती है? भौतिक नियमों में छूट दे देती है ना, और नियंत्रणों में ढील दे देती है, तो उसे कहते हैं हम उदारीकरण, है ना। उदारीकरण का मतलब है उदार होना। जब सरकार क्या करती है? उदारता पूर्वक नियमों में ढील देती है, छूट देती है ना, नियंत्रणों में छूट प्रदान कर देती है, तो उसे कहा जाता है उदारीकरण, है ना। अब ये कहाँ होता है उदारीकरण? जब सरकार कर नीति बनाती है ना। तब क्या बनाती है? कर नीति। तो कर नीति में अगर आपको छूट दे दी जाती है तो वो क्या कहलाएगा? उदारीकरण कहलाएगा। आयात निर्यात नीति, है ना। आयात निर्यात नीति, तो उसमें भी आपको क्या दे देती है? नियम और उसके नियंत्रणों में ढील दे देती है ना। औद्योगिक नीति, श्रम नीति, वाणिज्य नीति आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन, विपणन इत्यादि नियंत्रणों को हटाती है, तो उसे उदारवादी नीति कहा जाता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? उदारवादी नीति, है ना। जो क्या करती है? औद्योगिक नीतियों में, है ना, आयात निर्यात नीतियों में, कर नीति में, श्रम नीति में, वाणिज्य नीति में, है ना, इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन, विपणन आदि नियंत्रणों को क्या कर देती है? हटा लेती है। मतलब इनमें नियमों में छूट प्रदान कर देती है ना, कि निवेश करिए, निवेश में आप हमारे यहाँ क्या लगाइए? पैसा लगाइए, उद्योग खोलिए, फैक्ट्री खोलिए, है ना, हम आप छूट प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। उत्पादन करिए, है ना। जब निवेश होगा तो उससे क्या होगा? उत्पादन होगा, फैक्ट्री लगेंगी तो वस्तुएं बनेंगी, ठीक है। फिर उसका विपणन भी होगा, है ना। तो ये सब चीजें मतलब किससे? इसी से संबंधित हैं। तो इनमें क्या होती है? नियंत्रणों को हटा लेती है, इसमें किसी प्रकार का छूट प्रदान कर देती है, तो इसे उदारीकरण हम कह सकते हैं, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, है ना। तो इस नीति के अंतर्गत क्या होता है? बाजार की शक्तियां, जो बाजार की शक्तियां हैं वो स्वतंत्र हो जाती हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती हैं। क्यों करने लगती हैं? क्योंकि उन पे नियम और नियंत्रणों में छूट मिल गई है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया उदारीकरण क्या है? उदारीकरण का मतलब है अर्थव्यवस्था में लगाए गए, अर्थव्यवस्था जो है हमारे देश की या किसी भी देश की, तो उसमें लगाए गए भौतिक नियम, है ना। कई सारे नियम होते हैं और नियंत्रण होते हैं, जिसपे सरकार क्या बनाती है? नियम बनाती है। और अगर उनमें आपको क्या मिल जाए? ढील मिल जाए, छूट मिल जाए, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? उदारीकरण कहलाएगा, है ना। अब इसमें
कहाँ कहाँ, जब सरकार कर नीति बनाती है, आयात नीति बनाती है, औद्योगिक नीति बनाती है, श्रम नीति बनाती है, वाणिज्य नीति बनाती है, तो इनमें सब में नियम बनते हैं। तो सरकार इसमें क्या करती है, अगर छूट दे दे, है ना, तो क्या कहलाएगा, उदारीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब उदारीकरण के उपाय हम पढ़ेंगे, है ना, उदारीकरण के कौन कौन से उपाय होते हैं। तो हम इसके अब उदारीकरण के उपाय को समझेंगे, है ना। तो सन 1991 में सरकार ने जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए, है ना, आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए, तो उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, आर्थिक स्थिरीकरण, है ना, आर्थिक स्थिरीकरण, संरचनात्मक सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक एवं आत्मनिर्भर बनाना, है ना। तो किसमें, भारत की संरचना में सुधार करना, इसके लिए क्या बनाए गए, आर्थिक नियम बनाए गए, है ना, आर्थिक नीति बनाई गई। और इस नीति के माध्यम से उनका उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कौन से बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, मतलब जहां हम विदेशों में क्या करते हैं, अपने व्यापार करते हैं, तो उस बाजार में क्या हो, प्रतिस्पर्धात्मक एवं क्या हो, हम प्रतिस्पर्धा कर सकें, है ना, और अपने आप को क्या बना लें, आत्मनिर्भर बना लें। तो इसके लिए क्या बनाई गई, आर्थिक नीति बनाई गई। ठीक है, तो भारत में उदारीकरण के लिए कुछ उपाय किए गए, है ना। अब आर्थिक नीति बनाई, तो आर्थिक नीति में क्या है, कुछ सुधार किए गए, कुछ उपाय अपनाए गए, है ना, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, कि हम क्या हो, प्रतिस्पर्धा विदेशों से कर सकें, है ना, और आत्मनिर्भर बन जाएं, है ना, हमारे यहाँ सारी चीजें, सारी वस्तुओं का क्या होने लगे, उत्पादन होने लगे, तो वो क्या कहलाएगा, आत्मनिर्भर कहलाएगा। तो इसके लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला यह है, रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रुपये का अवमूल्यन। ठीक है, तो अवमूल्यन क्या होता है रुपये का, है ना, तो इसको समझेंगे। विदेशी अदायगियों की क्षमता में वृद्धि, भारत से पूंजी के बाह्य प्रभाव को रोकने पर गैर कानूनी माध्यमों से विदेशों से प्रेषणाओं को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 3 जुलाई सन 1991 को 2 चरणों में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये का 20% क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। रुपये की जो मूल्य था, है ना, रुपये का जो मूल्य था वो क्या कर दिया, 20% कमा दिया, है ना। तो इसे हम पढ़ते हैं, विदेशी आदायकों की क्षमता, है ना। हम क्या करते हैं, विदेशों से कोई वस्तुओं का आयात करते हैं, तो उसे क्या करते हैं, हम पैसा मतलब देते हैं, है ना, आयात मतलब खरीदना, विदेशों से वस्तुएं मंगाना क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। तो उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए, है ना, कि हमारी क्या हो जाए, क्षमता बढ़ जाए, है ना। भारत से पूंजी का बाह्य प्रभाव रोकने के लिए, है ना, भारत से पूंजी का मतलब भारत से पूंजी क्या क्या ना हो, बाहर न जाए, है ना, लोग यहाँ की पूंजी क्या हो, यहीं लगाएं, है ना। तो इससे रोकने के लिए, और गैर कानूनी माध्यमों से क्या होता है, गैर कानूनी माध्यम से क्या होती है, विदेशों से प्रेषणों को रोकने के लिए, प्रेषण मतलब प्रेषणाओं को मतलब जो विदेशों से गैर कानूनी माल आता है ना, जिसपे सरकार को वो ना तो टैक्स देते हैं, ना मतलब कुछ मतलब देते हैं, है ना, ना टैक्स देते हैं, ना मतलब वो चोरी छुपे क्या कर लेते हैं, ऐसे मालों को मंगाते हैं। तो उनको हतोत्साहित, है ना, इन्हें रोकने के लिए तो रिजर्व बैंक ने क्या किया, 3 जुलाई सन 1991 को 2 चरणों में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में, जैसे प्रमुख मुद्रा कौन से हैं, विदेशों की प्रमुख मुद्रा है, ठीक है, डॉलर है ना, और यूरो है, यूरोपीय देशों की, ये क्या है, प्रमुख मुद्रा है। तो इनकी तो यूरो भी एक मुद्रा है, यूरोप में जो चलती है, हाँ मुद्रा है, डॉलर भी मुद्रा है, कई देशों में चलती है, ऐसे यूरो भी एक मुद्रा है,
अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं। यूरो कैसे होती होगी? जैसे अरे डॉलर तो पैसे जैसे अपना रुपए होता है ना, वैसे ही यूरो होता है, वो भी एक कागज की ही मुद्रा होती है ना। उस पे किसी और का हाँ, पता करें वहाँ तो की मतलब वो चलन में है, वहाँ की सरकार, तो वो यूरो उसका नाम रख दिया यूरो, है ना, अपन ने रुपए नाम रख दिया। तो उसकी तुलना में क्या हुआ, 20% कम कर दिया। क्या कम कर दिया, अपनी रुपए का मूल्य 20% कम कर दिया। अब ये आपको कैसे कम कर दिया, देखो पहले कोई वस्तु जैसे 5 रुपए में एक वस्तु आती थी, है ना, तो उनने क्या किया कि भाई हम 20% आप कमा रहे हैं, अब 5 रुपए में आप 2 वस्तु ले सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रुपए का अवमूल्यन, है ना। तो इसी को अवमूल्यन कहते हैं। अब क्या हो गया, इससे विदेशी व्यक्तियों के लिए हमारी वस्तुएं क्या हो गई, सस्ती हो गई, है ना। अब हमारी वस्तुएं क्या करेंगे, वो खरीदेंगे, क्यों, ये सस्ती हो गई हैं, ठीक है। अब वो यहाँ से माल मतलब क्या है, विदेशों में हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे और वहां हमारी वस्तुएं बढ़ेंगी, है ना, और बिकेंगी। तो ये होता है रुपए का अवमूल्यन, ठीक है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। तो दूसरा पॉइंट ये दिया गया है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली से उत्पन्न विदेशी मुद्रा की काला बाजारी, हवाला बाजार की समस्या से निपटने हेतु सरकार ने 1992-93 के बजट में उदारीकरण विनिमय दर प्रबंध प्रणाली प्रारंभ की। इसके अंतर्गत रुपए आंशिक रूप से परिवर्तनीय कर दिया गया, है ना। तो क्या हो गया, रुपए की पूर्ण परिवर्तना हो गई, पूर्ण परिवर्तनीयता हो गई, मतलब रुपए का जो परिवर्तन होता है रुपए में, क्या कर दिया गया परिवर्तन, है ना। जैसे अभी नोटबंदी हुई थी, जिसमें क्या हो गया, रुपए चेंज हो गया, है ना। तो ऐसे ही मतलब परिवर्तन हो गया। तो नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली में उत्पन्न विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी होती थी। क्या होता था, विदेशों की जो मुद्रा है उसकी लोग कालाबाजारी करते थे, है ना। तो उसको खरीद खरीद के अपने यहाँ क्या करते थे, एकत्रित करते थे और उसे जरूरत पड़ने पर बेचते थे। तो इस समस्या से निपटने हेतु 1992-93 में सरकार ने बजट में उदारीकरण विनिमय दर प्रबंध प्रणाली प्रारंभ की। इसके अंतर्गत आंशिक रूप से परिवर्तनीय कर दिया गया, रुपए में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। 1993-94 के बजट में सरकार ने रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाकर एकल विनिमय दर प्रणाली प्रारंभ की। इसके पश्चात 1994-95 के बजट में सरकार ने भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय कर दिया, है ना। कि मतलब ये सरकार ने ये चालू कर दिया कि अब रुपए विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी हो रही थी, तो सरकार ने क्या कर दिया कि अब आप क्या कर सकते हैं, रुपए के बदले विदेशी मुद्रा ले सकते हैं, है ना। तो रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय कर दिया गया कि आपको रुपए के बदले अगर चाहिए कोई भी देश की मुद्रा, तो हम मतलब क्या कर देंगे, आपको दे सकते हैं, है ना। तो यही होती रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, ठीक है। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे तीसरा इसकी जो विशेषता है उदारीकरण की, ठीक है, इसके उपाय जो हैं वो तीसरा उपाय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है।